नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम उपस्थित हैं महाकवि जो बाण हैं जिनकी गणना गद्यत्रयी में होती है, और गद्यत्रयी में जिनकी गणना होती है ऐसे महाकवि बाण की एक प्रमुख रचना है हर्षचरितम्। क्या नाम है? हर्षचरितम्। और ये जो हर्षचरितम् है एक ऐतिहासिक आख्यायिका है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया काव्य प्रकार कौन सा है, तो काव्य का प्रकार बताएंगे आप आख्यायिका। ठीक है, यह एक आख्यायिका है और ये उपजीव्य ऐतिहासिक है। कैसा है? ऐतिहासिक। अगर बात करेंगे रस की, तो रस इसमें विद्यार्थियों वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस। तो अब देखिए वीर रस है और इसमें स्तुति अगर आप बात देखेंगे तो स्तुति शिव, पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा एवं व्यास की स्तुति की गई है। ठीक है, अब देखिए बताते हैं ये जो शिव और विष्णु दोनों की स्तुति क्या है उसमें भी मिलती है। एक भूल गया था मैं, ये जो कादंबरी है, कादंबरी को एक विद्वान हुए विद्यार्थियों, एक तो कीथ और एक बेबर, इन्होंने सघन कांतार की संज्ञा दी है। सघन भारतीय कांतार। ये तथ्य उसके बारे में है। और देखिए इसका जो विभाजन है हर्षचरितम् का, वह है उच्छ्वासों में। और उच्छ्वास संख्या कितनी है? 8 उच्छ्वास हैं विद्यार्थियों। कितने उच्छ्वास हैं इसमें? 8 उच्छ्वास हैं। अब देखिए जब इसका प्रारंभ होता है स्तुति से होता है, फिर उसके बाद देखिए जब आप देखते हैं तो प्रथम जो उच्छ्वास है, कौन सा? प्रथम। तो ये जो प्रथम उच्छ्वास है उसमें अगर आप विषय वस्तु देखते हैं तो सर्वप्रथम तो क्या है, प्रथम उच्छ्वास में जो पूछने की बात है वो है 21 श्लोकों का वर्णन है। क्या है? 21 श्लोक हैं। और 21 श्लोक का वर्णन होने पर भी क्या है, गद्य है। क्योंकि आप यह नहीं समझें कि ये गद्य पद्य चंपू है, चंपू नहीं है। इन 21 श्लोकों का वर्णन होने पर भी क्या है विद्यार्थियों, ये गद्य है। अब उसके बाद क्या है इसमें प्रथम में कि इस प्रथम उच्छ्वास में इसने क्या किया है कि व्यास, वासवदत्ता, भट्टार, हरिश्चंद्र, सातवाहन, प्रवरसेन, भास, कालिदास, बृहत्कथा जैसे मान्य जो कवि हैं तथा ग्रंथों की जो स्तुति है, इन ग्रंथों की उसने स्तुति की है। किस किस की? जब आप देखेंगे तो देखिए एक तो स्तुति की है इसने वासवदत्ता। किसकी? वासवदत्ता। एक हैं व्यास, कालिदास,
प्रवर सेन, ठीक है, कालिदास, प्रवर सेन, सातवाहन, भास, सातवाहन। और फिर देखिए अब अगला कवि है इसमें, कौन सा है, भट्टार हरिश्चंद्र। कौन है, भट्टार हरिश्चंद्र और बृहत कथा। ये ऐसे ग्रंथ हैं, इनके जो रचनाकार हैं, ये जो ग्रंथ हैं उनकी स्तुति की है विद्यार्थियों। फिर उसके बाद प्रारंभ के जो 3 उच्छ्वास हैं, बाण ने अपने वंश का परिचय दिया है और अपने आप को क्या है, वात्स्यायन वंश का बताया है। अब देखिए ये पहला उच्छ्वास है, और जब हम दूसरा उच्छ्वास देखते हैं द्वितीय उच्छ्वास जब देखेंगे आप, तो द्वितीय जो उच्छ्वास है उसमें क्या होता है कि एक हर्ष का भाई है कृष्ण, कृष्ण का लेखहारक, यानी हर्ष का भाई इसका नाम है कृष्ण, और इसका लेखहारक है और जो लेखहारक है उसका नाम है मेखलक। क्या नाम है, मेखलक। यह जो मेखलक नाम का जो व्यक्ति है, ये बाणभट्ट से कहता है कि आप हर्ष से जाकर के मिलिए। क्या कहता है ये, कि आपको हर्ष से मिलना चाहिए। और हर्ष से मिलने के लिए वे दोनों चले जाते हैं, और बाण अपने गांव से चल कर के वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मणितारा गांव था। कौन सा गांव था, मणितारा गांव। और यहाँ पर क्या है, इसमें हर्ष ने अपना पड़ाव डाला हुआ था, और यहाँ पर क्या है, ये हर्ष से मिलता है बाण, और मिल कर के क्या है, अपने गांव वापस आ जाता है। फिर देखिए तीसरा उच्छ्वास है, कौन सा, तीसरा उच्छ्वास। अब तीसरे उच्छ्वास में क्या होता है, देखिए तृतीय जो उच्छ्वास है उसमें बाण अपने घर लौट आता है, और अपने चचेरे भाई के कहने पर क्या है, वो हर्ष का चरित्र लिखने बैठता है। अब श्रीकंठ जनपद और उसकी राजधानी है थानेश्वर। क्या है, वर्णन करता है, जनपद है, जनपद का नाम है श्रीकंठ, ठीक है, और उसकी जो राजधानी है उसका नाम है थानेश्वर। क्या नाम है, थानेश्वर। इसके बाद देखिए क्या करता है वह कवि, कि वर्णन जब करता है तो वो कहता है कि वहाँ एक राजा है प्रभाकर वर्धन और रानी है यशोवती। कि राजा तो क्या है, प्रभाकर वर्धन, और रानी है यशोवती। और इनके रानी के और जो राजा है, इनका बड़े विस्तार से और रोचक वर्णन किया है कवि ने। और विस्तार से और रोचक वर्णन करने के बाद कवि क्या करता है कि बताता है कि इस
राजा से 3 संतान पैदा होती हैं राजा और रानी से, जिसमें एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है राज्यवर्धन, एक दूसरा है वर्धन, इनका वंश है विद्यार्थियों, वर्धन वंश के थे। दूसरा है जिसका नाम है हर्षवर्धन, और तीसरी विद्यार्थियों इनकी बहन है जिसका नाम है राज्यश्री। क्या नाम है? राज्यश्री। इनके जन्म का वर्णन मिलता है, और इनके जन्म के वर्णन के साथ ही विद्यार्थियों क्या है कि जो यशोवती है उसके भाई का पुत्र है। ये जो यशोवती है के भाई का पुत्र, और उसका नाम है विद्यार्थियों भंडी। आप ध्यान रखेंगे ये बाद में सेनापति बनता है हर्ष के समय में। तो देखिए फिर क्या होता है विद्यार्थियों, ये जो राज्यश्री है इसका विवाह हो जाता है मौखरी वंश का एक राजा है ग्रहवर्मा। क्या नाम है? ग्रहवर्मा। इस ग्रहवर्मा से विवाह हो जाता है मौखरी वंश के राजा से, और मौखरी वंश के राजा से राजश्री का विवाह हो जाता है। इसका वर्णन है आपके तृतीय उच्छ्वास, सॉरी चतुर्थ उच्छ्वास। कौन से उच्छ्वास में है? चतुर्थ में। अब देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगला जो उच्छ्वास है हमारा और उसका नाम है पंचम उच्छ्वास। अब देखिए जो पंचम उच्छ्वास है उसमें एक विदेशी जाति का नाम आता है और जिसका नाम है हूण। ध्यान रखेंगे पंचम उच्छ्वास में आता है हूण जाति, और ये एक विदेशी जाति है। इससे युद्ध करने के लिए राज्यवर्धन जाता है, और राज्यवर्धन जब युद्ध करने के लिए जाता है तब क्या होता है कि हर्ष को ये पता चलता है कि पिताजी बीमार हैं। तो बीमार हैं तो हर्ष तो वापस आ जाता है, लेकिन प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु हुई है उससे पहले ही जो यशोवती है वह जीवित सती हो जाती है। यानी पति के जीवित रहने पर ही, क्योंकि पहले एक सती प्रथा थी, और सती प्रथा ये थी अगर पति मरता था तो जो पत्नी है वह उस पति के साथ ही क्या हो जाती थी? सती हो जाती थी। लेकिन क्या है, इसका जब पति बीमार हो गया तो ये पति के मरने से पहले ही सती हो गई थी, और सती हो गई थी तो ये जो राजा हर्ष है ये बड़ा शोक से युक्त हो जाता है। अब छठवां जो उच्छ्वास है विद्यार्थियों, छठवां जो उच्छ्वास है इसमें क्या होता है कि जो राज्यवर्धन है लौट के आता है और हर्ष को राजा बना देता है, और जब राजा बना देता है फिर उसी समय क्या है, मालव जो नरेश है, एक राजा है मालव नरेश, वह ग्रहवर्मा को मार देता है। एवं जो राज्यश्री है
उसको बंदी बना लेता है। ठीक है। अब जब ये बंदी बना लेता है तब क्या होता है कि राज्यवर्धन उसे मारने के लिए अकेला ही जाता है और राज्यवर्धन मालव नरेश को मार देता है। परंतु एक राजा है गौड़ नरेश शशांक, क्या है, गौड़ नरेश शशांक, उसके हाथों मारा जाता है। ठीक है, उसको मार देता है, किंतु जो राजा है गौड़ नरेश उसके हाथों वह मार दिया जाता है। हर्ष इसके बदला लेने की प्रतिज्ञा करता है विद्यार्थियों। अब इसकी कथा यहीं समाप्त हो जाती है। अब देखिए जो सातवां जो उच्छ्वास है, इसमें कहानी क्या शुरू होती है सातवें उच्छ्वास में कि श्री हर्ष दिग्विजय का वर्णन किया गया है और फिर अपने ये जो भास्कर वर्मा है, भास्कर वर्मा का दूत हंसवेग अनेक प्रकार की भेंट लाता है। तो आप ध्यान रखेंगे एक राजा है भास्कर वर्मा का दूत है और उस दूत का नाम है हंसवेग। वह हर्ष के लिए बहुत उपहार लेकर के हर्ष की सभा में उपस्थित होता है और उपस्थित होता है तो वहाँ क्या है, मालव पर विजय हो जाती है इसकी और भंडी मालव राज की सेना तथा खजाने को अपने अधिकार में कर लेता है। फिर देखिए आठवां जो है, आठवां उच्छ्वास है, इसमें क्या पता चलता है कि जो एक सवर युवक है और सवर युवक हर्ष को सूचना देता है। हर्ष को क्या देता है, सूचना, हर्ष को राज्यश्री की सूचना देता है। और हर्ष को राज्यश्री की सूचना देता है और सूचना देकर के कहता है कि वह कारागृह से निकल करके विंध्याचल के जंगलों में चली गई है। कहाँ गई थी ये, विंध्य जंगलों में। तो वह विंध्याचल के जंगलों में चली जाती है और विंध्याचल के जब जंगलों में चली जाती है तो उस समय क्या है, हर्ष उसका एक मित्र था बौद्ध भिक्षु और उस बौद्ध भिक्षु का नाम था दिवाकर मित्र। इसके आश्रम में पहुंचता है, ये दोनों जाते हैं और जो राज्यश्री है उसको सती होने से बचाते हैं और सती होने से बचा करके फिर उस राज्यश्री को लेकर के अपने राज्य में आ जाते हैं। यह हर्ष कहता है कि तुम रानी बन जाओ, किंतु वह रानी बनना स्वीकार नहीं करती है। इस प्रकार से क्या है, यह जो महाकाव्य है हर्षचरितम उसकी समाप्ति हो जाती है। तो विद्यार्थियों जो प्रमुख बिंदु हैं इस हर्षचरितम के मैंने लिख दिए हैं।
फिर भी अगर आपको कोई अतिरिक्त बिंदु मिलता है तो नोट्स बना लें विद्यार्थियों। वैसे मुझे लगता नहीं है कि सामान्य ज्ञान का अगर कोई पेपर होगा तो उसमें इससे अधिक पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि ये जो क्लास चल रही हैं इनको अच्छी तरह पढ़ें, और कुछ ऐसे अगर प्रश्न हों जो आपको नए मिलें तो उनको अपने रजिस्टर में लिखते चलें। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।